उफ, क्या बताऊं। रवेहा ने तो वहां जाके इमरान से कमाल की बातें की। आज हम सब इमरान अब्बास के यहाँ लंच पर मधु थे। वहीं से आकर जरमीना ने बड़े जोश से फाइका को बताया तो उसका मुंह बन गया। मैंने तो इससे कहा था कि जाके इमरान के साथ मेरी बातें करना, और ये वहां जाके कमाल की बातें कर रही थी। वैसे ये कमाल है कौन? बड़े दुखी अंदाज में कहते हुए उसने आखिर में तजस्सुस से पूछा तो उसकी कोड़ मगजी पर मैं जल कर रह गई। तुम्हारे जेठ साहब। जरमीना ने भी तंजिया कहा तो वो हैरानी से बोली, अच्छा, इमरान का बड़ा भाई भी है? मगर मीरू तो कभी पसंद नहीं करेगा कि ये गैर मर्द की बातें करे। खुदा के लिए। जरमीना उसके आगे हाथ जोड़ते हुए उठ गई। दफा। उसने जरमीना के पीछे हाथ लहराया और अब की बार रुखे सुखन मेरी तरफ किया। वैसे हैरत की बात है रवि, तुम्हें मेरे जेठ की बातें किसने बताई? माहीन और नवीन दिल खोल कर हंस रही थीं। मैंने दांत पीसे। कभी कभी मेरा दिल करता है तुम जहां से आई हो बड़े अदबो एहतराम से तुम्हें वहीं वापस पहुंचा दूं। अपने कमरे में? उसने पूछा। नहीं, अल्लाह के पास, मैंने जल कर कहा तो माहीन का कहकहा निकल गया। मैं उसकी नलायकी पे कुटते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। बाकी सब लाउंज में बराजमान दावती के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं जरा ऊपर करूंगी। हर शय आला और नफीस थी, लोग भी और खाना भी। हाँ, रसमलाई बहुत ठंडी थी। दादू जान ने कहा तो मैंने उन्हें याद दिलाया, आपको बहुत तेज जुकाम हो रहा है, रसमलाई आपको लेनी ही नहीं चाहिए थी। उन्होंने शायद फ्रीजर में रखी हुई थी। हैं? कीजर में? वो मुतहय्यर हुई तो सभी के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई, जबकि मैं खुद को कोसते हुए अपने कमरे में चली आई। आईने के सामने खड़े होकर मुंह खोला, जबान निकालकर हर जाविये से चेक की। जबान लंबी हो गई है या मुंह में से कुछ गिर गया है? जरमीना अंदर दाखिल हुई तो मैंने मुंह बंद कर लिया। क्या हुआ? ऐसे ही शक सा हुआ तो देख रही थी। मेरी जबान काली तो नहीं? मैंने आह भरी। हैं, ये कैसा शक है? वो हैरान हो उठी। मैं गहरी सांस लेते हुए बेड पे टिक गई। फाइका को बद्दुआ दी तो उस बेचारी का पाला खालिस्तन उर्दू दानों से पड़ गया। पिछले दिनों दादो जान की काबिल रश कुव्वते समात पर एतराज हुआ तो मैंने सोचा कि दादी फुजला यानी दादो की सहेली जो ऊंचा ऊंचा सुनती हैं वो अच्छी हैं। जो मर्जी कहते रहो, सुनती अपनी मर्जी का है। और कल से बेचारी दादो जान को इतना बुरा जुकाम लगा है कि कानों के पर्दों के आगे रेशा जम गया है। बेचारी उल्टा सीधा सुने जा रही है। मुझे वाकई अफसोस हो रहा था। इसीलिए कहते हैं कि उल्टा सीधा सोचो भी मत। जरमीना ने नासिहाना अंदाज में कहा तो मैं इस बात में सर हिला के रह गई। वैसे कारीन, है तो शर्म की बात, मगर दादो के इन दिनों ऊंचा सुनने का फायदा बहुत था। दादो के सामने भी आपस में जो मर्जी बात कर लो, उनकी छड़ी पकड़ने का डर नहीं रहा था। अभी भी मैं, फाइका और जरमीना उनके कमरे में मौजूद थी और मैं दादो के सर में तेल का मसाज कर रही थी। हमारा मौजूए गुफ्तगू फाइका की मंगनी ही थी। बड़ा शौक था तुम्हें मंगनी ज़्यादा होने का। देख लो कौन सी बाहर आ गई है तुम्हारी सड़ी भूसी जिंदगी में। मैंने उस पर तंज का तीर फेंका तो वो मोबाइल लहराते हुए नाज से बोली, इनबॉक्स चेक करो जरा। इस पूरे महीने में 75 मैसेजेस आ चुके हैं अम्मों के। हैं? जरमीना तड़प कर उठ बैठी। और तुमने एक भी नहीं पढ़ाया? वो बच्चियों के लिए नहीं है। वो और इठलाई। मैं तो अपने जलते दिल ही को संभाल रही थी। जरमीना ने कहा, शुक्रिया बच्ची कहने का, मेरा मतलब बच्ची कुची था। फाइका ने भी वजाहत करके उसका दिल जलाने में कसर न उठा रखी। शर्म करो, वो दिन भूल गई जब इसी अम्मो जान का रिश्ता मेरी तरफ ट्रांसफर हो गया था तो कैसे मेरे आगे पीछे रोती फिरती थी। तुम्हें तो मांगे तांगे का मंगेतर मिला है, जरमीना ने भी पटाख से कहा। अरे चल, हम तुझे कुछ नहीं समझते। फाइका ने हाथ झटका और बड़ी अदा से बोली। जरमीना मुट्ठियां भींच के रह गई। ए नोज, ये क्या मुंह हिला रही हो खाली? आवाज तो निकल नहीं रही तुम्हारी। दादो ने कान में उंगली घुमाते हुए कहा तो जरमीना गड़बड़ाई। वो दादो, वजीफा पढ़ रही थी।
लतीफा? वो कौन है? वो पूछने लगी। वजीफा कह रही है दादो। मैं नजदीक थी सो जोर से बोली। लतीफा सुना रही है? तो फिर हंसती क्यों नहीं हो सब? उन्हें एतराज हुआ। उफ, हम सब तो पहले ही दादी फुजला की डसी हुई थी। जोर जोर से बोल बोल के हलक में खराश पड़ जाती थी। वजीफा दादो जान, वजीफा। जरमीना ने फेफड़ों पर जिंदगी भर का जोर लगाया। अच्छा वजीफा, कौन सा वजीफा कर रही हो आजकल? उन्होंने सर हिलाते हुए पूछा। वो सुबह उठते ही कलमा पढ़ती हूँ, लॉन में हरियाली देखती हूँ तो सुबहान अल्लाह पढ़ती हूँ आईना देखकर। लाहौल वाला कुव्वता। फाइका ने बरचस्तगी से इजाफा किया तो जरमीना रवानी से बोली, बिल्कुल। फिर हमारी हंसी पर वो मुंह पे हाथ फेर के रह गई। दादो ने जरमीना की इस कदर दीनदारी पर उसे प्यार किया। ये मुंह कानों को पता नहीं क्या हो गया है, डॉक्टर कहता है हफ्ता भर लग जाएगा। तकिया खींचा और सर के नीचे रखकर वो लेट गई। वो बेचारी इस सूरत हाल से काफी परेशान थी। हमें तरस आया। दादो, आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप ठीक हो जाएंगी। मैंने उन्हें तसल्ली दी तो वो तकिए पर से सर उठा के मुझे देखते हुए अचंभे से बोली, किसी से जिक्र ना करूं तो ठीक हो जाऊंगी। ये भी कोई वजीफा है क्या? ओफो, मैं सर खुजा के रह गई। बहरहाल ये पता जरूर चल गया था कि इन दिनों दादो से कोई बात करना खतरे से खाली नहीं। वो तो इन दिनों महरम को भी मुजरिम बना रही थी। इन्हीं दिनों बैंक वालों के पुराने बंद मकान का ताला खुल गया। लड़कों की जबानी इल्म हुआ कि कोई कम आमदनी और ज्यादा बच्चों वाली फैमिली इस बुसीदा से मकान को किराए पर ले चुकी है। दादो का हस्बे आदत खिदमत हमसाया शौक जाग उठा, लेकिन मुझे और जरमीना को ही दौड़ाया। फाइका ने तो साफ इनकार कर दिया, भाई मुझे तो अपने ख्वाबों का शहजादा मिल गया है। मीना को ले जाओ, उस बेचारी को शायद भाग लग जाए। और जरमीना ने यह सुनकर आस्तीनें चढ़ा ली। तुम्हारी ये जुर्रत? ये क्या? नीचे करो आस्तीनें। सख्त बुरी लगती है मुझे आधी आस्तीनें। दादो की नजर पहले पड़ गई। वो गड़बड़ाई। वो दादो, गर्मी लग रही थी ना। अच्छा जाओ और ये पुलाव और सालन काटूंगा उनके यहाँ पकड़ा के आओ, और तरीके से बात करना। कहना किसी भी शय की जरूरत पड़े तो हिचकिचाना मत। दादो की नसीहत में कई काबिल एतराज बातें थी, मगर अब उनसे बहस कौन करता। सो हम सर पे नेक बीबियों की तरह दुपट्टे ओढ़ कर निकल आईं। इस कॉलोनी में सब ही मकान बहुत अच्छे बने हुए थे, मगर बैंक वाले, जिनके बेटे की बैंक में जॉब उनकी वजह तस्मिया है, जब लाहौर शिफ्ट हुए तो बंद मकान की हालत खस्ता होती चली गई। और आज एक अरसे के बाद यहाँ का ताला खुला और इसमें आवाजें गूंजी थीं। पता नहीं कैसे लोग होंगे। जरमीना ने कॉल बेल पे हाथ रखा और साथ ही एक जोरदार चीख मारी। कमीनी, शर्म करो, किसी को देखा है नहीं, और चीखना शुरू कर दिया। मैंने उसे लताड़ा। वो कपकपाते हुए लहजे में बोली, करंट करंट छोड़ रखा है उल्लू के पट्टों ने बेल में। मैंने फौरन दो निफल शुक्राने के माने, जरमीना की नहीं बल्कि अपनी जान बचने की खुशी में। इसी वक्त उन उल्लू के मतलब के किराएदारों में से किसी ने आकर खटाक से गेट खोला। एक अदद दरमियाने साइज का डार्क ब्राउन सा बच्चा दांत नकू से हमें कम और चावलों की डिश और सालन के डोंगे को ज्यादा देखते हुए बोला, बेल आपने बजाई है? हैं? अंदर आवाज आ गई थी बेल की। जरमीना अजहद हैरान हुई। बेल तो खराब है जी, आपकी चीख से पता चला कि गेट पे कोई आया है। वो मुदब्बराना अंदाज में बोला तो मुझे हंसी आ गई, मगर जरमीना की नाराजगी के ख्याल से दबा ली। बड़े मुख्तलिफ अंदाज के सुर निकलते होंगे हर दफा उनकी बेल बजाने से। अम्मी है तुम्हारी? जरमीना ने गुस्से से पूछा। अल्लाह का शुक्र है जी, जिंदा सलामत है मेरी अम्मी। उन्हें क्यों कुछ होने लगा? बच्चा जज्बाती होकर बोला तो इस मर्तबा मुझसे हंसी रोकना मुश्किल हो गई और जरमीना बेचारी इस 12-13 साल बच्चे के सामने गड़बड़ा सी गई। मेरा मतलब है वो घर पे हैं? हाँ जी, उन्होंने कौन सा कॉलेज में दाखिला लिया हुआ है? जज्बातियत को परे फेंक कर वो भी फिर से टेढ़े दांतों की नुमाइश करते हुए बोला तो मैंने गहरी सांस भरी। अब अंदर भी आने दो, टांगे थक गई हैं हमारी। ये सालन चावल नहीं ले क्या? उसे वहम हुआ हम ये मनोसलवा लेकर वाकई पलट न जाएं। उसने
चश्म माँ रोशन, दिल माशात के मुसादिक पूरा दरवाजा वाह कर दिया। आए आपा जी। हम दोनों ने इश्तियाक के मारे अंदर कदम रखे। ड्योढ़ी पार करके बड़ा सा कमरा था जो अब शायद टीवी लाउंज बना हुआ था। वहां बैठी बच्चों में घिरी छोटी और कदरे मोटी सी औरत उठकर तेजी से हमारी तरफ आई। ये दादी जान ने भिजवाया है आपके लिए, हम सामने वाले घर से बट हाउस से आई हैं। मैंने ट्रे उन्हें थमाकर फौरन जवाब दिया। है बाजी, ये क्या तकल्लुफ किया आपने? ओहो, बेहंगम सी हंसी के साथ उसने ट्रे थाम ली तो मैं तड़प कर रह गई। बाजी, खुद वो चेहरे से 40-45 से कम की न लग रही थी। बैठो जी आप। उसने फौरन 2 मुड़े घसीट कर हमें पेश किए और साथ ही किचन की तरफ मुंह करके आवाज लगाई, नी शीदा, नी फाकरा, मरन जोगियो, इधर तो आओ। उसी वक्त किचन में से 10 साला बच्ची भागते हुए आई तो उन खातून ने ट्रे उसके हवाले की। एक भी नवाला लिया तो टांगे तोड़ दूंगी, बर्तन खाली करके ले आ। आंखें निकाल कर उसे धमकाया। हमें मजबूरन बर्तनों की वापसी तक बैठना पड़ा। अजीब सी बदबू पूरे माहौल पे छाई हुई थी। उस पर 8 अदद बच्चों का शोर अल अमान। उनकी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ अभी। मैंने खुशगवार गुफ्तगू का आगाज किया। दादू को पूरी रिपोर्ट जो देनी थी जाकर। हैं जी, किमगी? खातून ने मुझ पे निगाह जमाने की नाकाम कोशिश की। किसी दिमागी कमजोरी की वजह से उनका सर और आंखें दाएं बाएं गर्दिश करती रहती थी, बल्कि उनके कुछ बच्चे भी ऐसे ही थे। मैंने बच्चों की तरफ इशारा किया जो फ्री स्टाइल रेसलिंग कर रहे थे। ये जो ट्यूशन पढ़ने आए हैं? आहा, बड़ी मजाकिया हो आप। उन्होंने अपना मुड़ा आगे करते हुए एक झापड़ मेरे हाथ पे लगाया। हैं? मैं हौंक बनी उन्हें देखती रह गई। ये जी मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे जाती। ओई माँ, जरमीना ने बउजलत फिर से गिनती की। 6-7। वो खातून तड़प उठी। खुदा ना करे मेरे बच्चे 7 हों। जरमीना गड़बड़ाई। वही तो, मोहल्ले वालों की भी मिक्स हो गए होंगे इनमें। ना जी, अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दे इन्हें, पूरे 8 बेटे और 2 बेटियां हैं मेरी। वो बड़े तफाखुर से बोली। हमारी सांसें थमते थमते रह गईं। अब वो अपना तारुफ पेश कर रही थी। मेरा नाम आरफा है और मेरे मियाँ का नाम अकरम अली। वैसे वो अकरू के नाम से ज्यादा मशहूर हैं। मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी हुई। लो जी, शादी तो हो गई पर बच्चे ना। इलाज मौलजे दम दरूद सब कर लिए। 3 साल बाद मेरा काशा पैदा हुआ। वैसे काशिफ नाम है उसका। उसके बाद तो जी अल्लाह ने हमारे घर साल के साल खुशी भेजना शुरू कर दी। खुशी ना हुई कैलेंडर हो गए। पर हमने भी अल्लाह से ना नहीं की। फिर शीदा, फाखरा, बोबा, ये किसी जमाने में बोबी हुआ करता था। ज्यादा लाड में बिगड़ गया होगा। शोकी, माना, दुम्बी, बग्गा और ये निक्का नमाना छोटा बेचारा, उसका नाम भूल जाती हूँ। अभी 2 साल का है। हाँ, जानी रमजान में हुआ था तो उसके अब्बा ने रमजान ही नाम रख दिया। हम प्यार से जानी कहते हैं। पानी पानी मिलेगा? मेरा तो हलक खुश्क होने लगा। हाँ है तो, पर जी गर्म होगा, फ्रिज तो है नहीं। और इन बरन जोगियों ने सुबह जो बर्फ वाले से बर्फ ली उसे कूट कर शरबत डाल के पी लिया। वो आराम से बराजमान थी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? कुछ जल रहा है शायद। जरमीना ने मेरे जहन के सवाल को जबान दे दी। हाँ जी, आज इनके अब्बे ने बकरे की सिरी ला कर दी थी। शीदा वही भून रही है चूल्हे पे। बाल वाल जल रहे हैं इसीलिए बू आ रही है। वो इत्मीनान से बोली। वो बर्तन ला दें तो हम अब चलें। मैंने वहशत ज़दा होकर इस माहौल से निकलने का फैसला किया। ओ है, ना कोई खातिर मदारत, ना चा पानी, ऐसे तो ना जाने दूंगी। पहली बार तो मोहल्ले से कोई आया है। उन्होंने बच्चों को 2 छितर लगाते हुए अंदरूनी कमरे में धकेला और खुद फिर से मुड़ा संभाल लिया। इनका अब्बा सब्जी की रेड़ी लगाता है। बड़ी बकरी, ओहो, बड़ी बिक्री होती है अल्लाह के फजल से।
कि मेरा काशा इस काम को पसंद नहीं करता। 15वें साल में लगा है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता इसका। अब्बे ने गाड़ियां ठीक करने का काम सीखने पे लगा दिया। ऐसे ही बचपन निकल गया मेरे बिलोंगड़े का। गड्डियों के नीचे लेटे लेटे ही बेचारे की मुझे निकल आई। दुख से वो आह भर के बोली, पर मुझे और जरमीना को जो हंसी आई वो बयान से बाहर थी। दुपट्टों में मुंह दबा दबा के हंसी छुपाई आरफा बेगम गमज़दा सी बैठी थी। उसी वक्त फाकरा उछलती कूदती बर्तन ले आई। अम्मा, शीदा ने बकरे का कान खा लिया है, सिरी भूनते भूनते। मुंह बसोर कर उसने शिकायत की। तभी उसके पीछे पीछे शीदा, बल्कि शीदा साहिबा भी चली आई। माँ ही के साइज और मोटापे की शाहिदा बीबी। या अल्लाह, ये तो कोई और ही मखलूक है, कच्चे कान खाने वाली। हम दोनों फौरन उठ गईं। हाँ, बैठो तो कोई चाय पानी। अरे नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। दरअसल हमारी दादो जान नए हमसायों का बहुत ख्याल रखती हैं। आपको कोई भी जरूरत हो तो बिला झिझक बताइएगा। अभी इजाजत दीजिए। जरमीना ने जल्दी से दादो की ताकीद दोहराई, वरना मैं तो ये सब कहने का इरादा मंसूख कर चुकी थी। कुछ अजीब ही तरह की फैमिली थी। हाँ, फ्रिज का बड़ा मसला है, बर्फ और ठंडे पानी का। वो फौरन बोली, कोई बात नहीं, आप किसी बच्चे को भेज के हमारे यहाँ से बर्फ मंगवा लिया करें। मैंने भी मुरव्वत दिखाई। उस वक्त तो हमने वहां से भागने की मगर ये खबर ना थी कि ये मुरव्वत आने वाले दिनों में मुसीबत बन के हमसे चिमटने वाली है। घर आके हम दोनों ने पूरी रिपोर्ट दी। सभी हंस हंस के लोटपोट हुई। हर उम्र हर साइज के बच्चे दस्तयाब हैं उनके यहाँ दादो जान। क्रिकेट टीम के बच्चे लगते हैं। मैंने भी मजे से कहा, हैं गिरगिट के बच्चे? दादो हैरान हुई। गिरगिट के नहीं, चलें गिरगिट के ही समझें, गोल गोल आंखों वाले। जरमीना हंसी। और अकरू साहब के बच्चों के नाम कितने जदीद हैं मीना, वो भी तो बताओ। शायद कोई साहिबे ज़ौक रखना चाहे अपने जिगर के गोशों का नाम। मैंने मजा लिया। काशा, बोबा, दुम्बा। जरमीना ने शुरू किया तो मैंने टोका, दुम्बा नहीं दुम्बी। हुलिये से तो दुम्बा ही लग रहा था। हम सब ने मिस्टर अकड़ू सब्जी वाले की फैमिली का खूब मजा लिया। अगले रोज से उनका कोई ना कोई बच्चा बर्फ लेने आ पहुंचता। अगर लोड शेडिंग की वजह से बर्फ ना होती तो ठंडा पानी, मगर वक्त पे वक्त। अब तपती दोपहर में मेहमान अकड़ू साहब के घर आते और नींदें हमारी खराब होती। खबरदार हमसाए माँ जाए होते हैं, दादो आंखें दिखाती। खैर, माँ जाए तो ऐसी हरकतें नहीं करते। मुझे एतराज था। बड़ी दोपहर में जबकि मुसलसल 4 घंटों से बिजली गायब थी, दरवाजा बजा तो कोई उठने को तैयार न था। ऐसे ही दादो, कोई मांगने वाला होगा। देने वाले सोए नहीं रहते, जाओ जाके देखो कौन है। उन्होंने मुझे डांटा। इतनी गर्मी है दादो। मैं बसोरी, तो वो गर्मी में नहीं आया यहाँ तक, जो गेट पे खड़ा है। जाओ। कत्तई लहजा मुझे उठने ही बनी। गेट तक आते आते मुझे आने वाले शख्स से नफरत हो चुकी थी। गेट खोलते ही गुफरान उर्फ बोबी अल मारूफ बोबा पर नजर पड़ी तो गुस्सा शदीद तर हो गया। क्या है? बर्फ चाहिए जी। बड़ा पुरएतमाद अंदाज और इधर उधर लुढ़कती आंखें। आज तो सुबह से लाइट नहीं है, बर्फ जमी ही नहीं। हमने तो खुद बर्फ वाले से बर्फ लेकर फ्रीजर में रखी है कूलिंग के लिए। मैंने सच ही बोलना मुनासिब समझा। उसने पल भर सोचा, हाँ तो वही दे दे जो बर्फ वाले से ली है। मैं भग से उड़ी। हद हो गई यानी के। फिर दादो का हमसाए माँ जाए वाला कोल याद करते हुए मैंने 2 बोतलें ठंडे पानी की उसे ला कर दी तो वो टला। दादो की तबीयत में पहले से काफी बेहतरी आ गई थी, मगर ऊंचा सुनने वाला मसला हन्नूस कायम था। पता नहीं क्या मुंह हिलाती रहती हैं पास बैठ के। मैं तो तरस गई हूं इनकी आवाजों को। वो इज़मीर बट को बता रही थी। उसने झाड़ पूंछ के छोटा सा टेप रिकॉर्डर उनके पास ला रखा। इसका क्या फायदा? सुनने ही का तो मसला है। दादो बेजार थी, खुसूसन हमारी बातें ना सुनने और लताड़ ना सकने का गम उन्हें खाए जा रहा था।
मगर मीरू ने नातिया कैसेट लगाकर तार के जरिए एयर पीस उनके कानों में ठूसे तो वो खुश हो गई। ये तो बड़ी अच्छी आवाज आ रही है। मीरू ने टेप ऑफ किया और उन्हें समझाने लगा, समात का मसला नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। और ये रिकॉर्डिंग का बटन है रेड वाला, इसे नहीं दबाना। हाँ, कभी इतनी तवज्जो मुझे ना दी। मेरे दिल से हौक निकल गई, जिसे मैंने हस्बे आदत सबके सामने बक भी दिया। अगर तुम उसकी दादी होती तो वो तुम्हें भी इतनी ही तवज्जो देता। फाइका ने मुझसे जोरदार छापड़ खाया था। अब्बा की तबीयत खराब है जी, रेड़ी लेके नहीं गए, जरा अपने फ्रीजर में से ये सब्जियां रख दें। शाहिदा उर्फ शीदा बीबी बनफ्स नफीस चली आई। किसी के बोलने से पहले ही दादों ने हमसाइयों को माँ जाया तस्लीम करते हुए सब्जियों का टोकरा उठवा कर फ्रीजर में रखवा दिया। हम गहरी सांस भर के रह गए, मगर क्या मालूम था कि एक ढोल गले में डाल रहे हैं जिसे ना चाहते हुए भी बजाना पड़ेगा। पहले बॉबी साहब तशरीफ लाए। दरवाजा खोलने का शर्फ फाइका को हासिल हुआ। आलू चाहिए जी, रोबदार अंदाज। शर्म नहीं आती इस भरी दोपहर में? वो तिलमिलाई। आलू लेने का कोई वक्त होता है जी? जवाबन वो मासूमियत से बोला। फिर फाइका को याद दिलाया, हमारी सब्जी पड़ी है आपके फ्रीजर में। फाइका पांव पटकते हुए अंदर आई। थोड़ी देर के बाद बैंगन और शाम को कद्दू सबकी नाक में दम आ गया। और हद तो उस वक्त हुई जब मीरू के आने का वक्त हुआ। मैं तो कितने ही दिनों से उस बेनत्थे बैल से टकराने का मौका ढूंढ रही थी। बैल बजते ही उड़ते हुए गेट तक पहुंची। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ मैंने गेट खोला तो लहजा भर को दिमाग झुंझुला गया। शाहिदा साहिबा बमा तराजू छीनी सी खड़ी थी। वो जी, एक ग्राहक आ गया है, किलो भिंडियां लेनी है। या खुदा, बरामदे में छुप के हमारा टाकरा देखने वाली चुड़ैलों के कह कहे पूरे मोहल्ले ने सुने होंगे। तुम लोग फ्रीजर क्यों नहीं ले जाते रेड़ी की जगह? वे लगे हुए हैं इसे भी, मैंने दांत कचकचाते हुए कहा। अच्छा जी, और फिर रेड़ी का क्या होगा? उसने आंखें पटपटाई। वो हमें दे जाओ, मैंने जल कर कहा। पांव पटकते हुए वापस हुई तो शाहिदा साहिबा तराजू पकड़े पीछे पीछे थी। दादो के कमरे में जरमीना उनके बिस्तर पर हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। तुम्हें क्या हुआ? मैं भिंडियों से फरागत पाकर उधर ही आई थी। मेरा चेहरा देखकर ही दादो बहुत कुछ समझ गई। मुझसे कुछ मत पूछें दादो, मेरा मूड सख्त खराब है। मैं मुंह फुलाकर धप से उनके पास बैठ गई। ए नोच, आज फिर दूध खराब हो गया? कितनी बार कहा है कि टाइम पे उबाल दिया करो। उन्हें गुस्सा आया था, मैंने सर थाम लिया। फाइका की मंगनी हो गई। बट हाउस की एक और बेचारी अब चारे वाली, मेरा मतलब है कि मंगेतर वाली हो गई थी। और मैंने सोचा कि फाइका की मंगनी हो जाने के बाद मेरे मुखालिफिन में से एक बंदा कम हो गया है। मगर हाय रे किस्मत, यहाँ तो जनाब कंपटीशन ही शुरू हो गया। वो भी बकायदा वही खबीस फाइका जो मेरी मंगनी शुदा होने पर फौत शुदा होने वाली हो गई थी। इमरान अब्बास का तोहफतन भेजा मोबाइल फोन दिखा दिखा कर 2 रोज तक जलाती रही। ऊपर से उसकी गुफ्तगू। अम्मू ने कहा है मैसेज खेला करेंगे। अब मेरा दिल तो जलेगा ही। जिसके इतने पुराने मंगेतर ने आज तक कभी सिम भी नहीं ला कर दी, बल्कि वो तो 20 रुपए का इजी लोड ही करा दे तो मौजा हो जाए। हमारी लव मैरिज होने वाली है, खुद ही सोच लो बंदा कितना रोमांटिक होगा। फिक्र मत करो, तुम सबको भी मैसेजेस पढ़ाया करूंगी। वो इतराते हुए चली गई। पीछे सबसे ऊंची आह जरमीना की थी। फिक्र मत करो, तुम्हारा भी नंबर लगने वाला है, मैंने जल कर कहा। फिर जरमीना की बतीसी देखकर इजाफा किया, ऐनक का दूर फिटे मुंह। वो बिदकी, फिर दो बदू मेरे मुकाबले पर उतर आई। ना तो तुम्हारा क्यों दिल जल रहा है? तुमने सोचा होगा बट हाउस की बाकी लड़कियों के हाथों में तो शादी की लकीर है ही नहीं। वो ठीक ठाक तज्जिया दान थी, मैं सर को जाने लगी। बहरहाल अब फाइका मेरे मुकाबले पे आ गई थी तो सोचना यह था कि मीरू को इमरान अब्बास के लेवल तक कैसे लाया जाए। माहीन पढ़ाकू को 4 पैसे लगाए, फाइका से राजदारी का वादा लिया,
तब कहीं जाके उसने घिसी पिटी सी टिप दी, जी जान से उसकी खिदमत करो। दिल तो क्या, उसके जिगर, गुर्दों और फेफड़ों पर भी काबिज हो जाओगी। मैं हॉल के रह गई, यूं लगा जैसे पोस्टमार्टम के लिए कोई मुर्दा सामने ही पड़ा है। वो बिगड़ गई। 4 पैसों में ऐसा ही नुस्खा मिल सकता है। मैं खून के घूंट पी के रह गई। अब सोचना सिर्फ ये था कि ये मुआवजा होगा कैसे। वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। मैंने उसे हाथों हाथ लिया। उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी, वरना वो भी मुझे आड़े हाथों लेता। पेट में दर्द हो रहा है, उसने मुख्तसरन बताया तो ताई जान ने फौरन वाहिमों की पटारी खोली। किसी की नजर लग गई है। फौरन डंडी वाली लाल मिर्चें लाकर उसकी नजर उतारी और जाकर उन्हें चूल्हे पर जलाया। जरा जो बू आई हो मिर्चें जलने की। बड़ी सख्त नजर लगी है मेरे बच्चे को। वो जेरे लब कुछ कुरानी आयात पढ़कर उस पर फूंकने लगी। मैं कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। वो उठ गया। उसकी थोड़ी देर बाद मैं भी उसके पीछे गई। दरवाजा खटखटाकर बड़े हौसले से पिछले तजर्बात की रोशनी में उसकी यस सुनकर मैं कमरे में दाखिल हुई तो वो तकिए से टेक लगाए नीम दराज था। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने हमदर्दी दिखाई। ये सवाल तो बाहर भी पूछा जा सकता था। उसके लिए इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत थी। तौबा, इतना सफाचट जवाब। तो मैं कौन सा हवाई जहाज का किराया खर्च करके आई हूं। मैंने भी उधार न रखा। चटाक से बोली। उसने मुझे खफीफ सा घूरा। मुझे फिक्र हुई, अब तो मुझे हर वक्त हल्के से मेकअप में रहना होगा। वो तो कभी भी घूरना शुरू कर देता था। वो दरअसल मैं पूछने आई थी मीरू कि तुम क्या खाओगे। आज तो कीमा करेले पके हैं, तुम्हारे फेवरेट। मैंने लहजे को शीरी बनाते हुए कहा। वो तो मैं कतई नहीं खा सकता, आज पेट में दर्द है तो जरा लाइट से फर्क पड़ेगा। वो तकिया जरा सा नीचे करते हुए बिस्तर पर दराज हो गया। मैंने एक नजर रोशन एनर्जी सेवर पर डाली, फिर बड़ी मुस्तैदी से पूछा, ट्यूबलाइट भी जला दूं? क्या मतलब, क्यों? वो हैरान हुआ। खुद ही तो कह रहे हो पेट में दर्द है, लाइट से फर्क पड़ेगा, इसीलिए ट्यूबलाइट जलाने का पूछा है। मैंने वजाहत की तो वो दांतों पे दांत जमा के रह गया। मेरे पेट में दर्द है, आंखों में नहीं। वो चिढ़ के बोला, मैं लाइट खाने की बात कर रहा हूँ, ट्यूबलाइट की नहीं। ओफो, तो क्या मुझे इंग्लिश नहीं आती? अब तुम खुद ही आधे अधूरे जुमले। मुझे बुरा लगा था। रवामा, शट अप। वो आंखें मूंदते हुए गोया हुआ। मेरे पेट में दर्द है, पहले इसके लिए कुछ हल्का फुल्का सा लाओ। लो जी। अब हल्के फुल्के की तशरीह भी नहीं की और आंखें मूंद ली। वजाहत तलब करती तो मजीद बेइज्जती होती, सो अपना दिमाग लड़ाया और जो बात समझ में आई वो ये थी कि बेचारे मीरू के पेट में दर्द है और वो पेट पर कुछ हल्का फुल्का बांधना चाहता है। शायद इसी से कुछ फर्क पड़ जाए। लाउंज में आकर मैंने सोफे पर से कुशन उठाया। बेवकूफ, ये कहां से हल्का फुल्का है? फाइका ने मुझे टोका। रुई ले जाओ, माहिर ने मशवरा दिया तो मैं खिल उठी। वाकई रुई से हल्का फुल्का तो कुछ हो ही नहीं सकता था। मैंने कॉटन का पूरा पैकेट उठा लिया और उसके कमरे में चली आई। मुझे देखकर वो उठ बैठा। कुछ लाई नहीं हो? वो कदरे हैरान हुआ। मैंने तफाखुर से उसके सामने शॉपर लहराया। लाई हूं ना हल्का फुल्का। ये क्या है? वो जाने क्यों मुतहय्यर हुआ था। कॉटन, तुमने खुद ही तो कहा था कि कुछ हल्का फुल्का लाऊं। इससे हल्का और कुछ नहीं होता। तुम इसे पेट पे बांधोगे क्या? मैंने तफक्कुर से पूछा तो वो सर दोनों हाथों में थाम के बैठ गया। सर में भी दर्द है, इसके लिए क्या लाऊं? मैंने दिल से उमड़ती हमदर्दी से पूछा तो वो सर उठाकर धाड़ा हथौड़ा। कौन सा, छोटा या बड़ा? मैंने गौर नहीं किया था। गेट आउट, वो इतनी जोर से बोला था कि मैं आधे सेकंड में वहां से गायब हो गई। साहब को किस्सा सुना सुना कर मैंने खूब हमदर्दी बटोरी। कोई और मंगेतर होता तो पाँव धो धो के पीता। कितना ख्याल रखने वाली मंगेतर मिली है, मगर उधर तो उसे अपने ही नखरों से फुर्सत नहीं। गधी, भाई ने खाने के लिए कुछ हल्का फुल्का मांगा था, पेट पे बांधने के लिए नहीं। तरमीना ने दांत कचकचाते हुए आकर भांडा फोड़ा तो मैं सबके कहकहों पर निक्कू बन के रह गई। अम्मू का मैसेज आया है। फाइका ने गोया पूरे मोहल्ले को खबर दी। हम
पांचों ही सोफे पे उसके ऊपर लद गईं। कमबख्त मारियो, मैसेज पढ़ने से पहले ही मुझे फौतशुदा कर दोगी, फाइका ने बमुश्किल कहा तो सब शराफत के जामे में आईं। सुनो, इस दुनिया में एक ऐसा भी दिल है जो सिर्फ आपके लिए धड़कता है। जरमीना ने आवाज बुलंद पड़ा तो जहां हम सब ने इस कदर रोमानवी मैसेज को देखकर दिल पर हाथ रखा, वहीं फाइका का दमकता चेहरा देखने लायक था। आगे स्क्रीन खाली थी मगर मैसेज अभी बाकी था। ये होते हैं मंगेतर, यूं समझो बट हाउस में सिर्फ मेरी ही मंगनी हुई है, बाकी सब खाना पूरी। वो मैसेज आगे करते हुए यकीनन मुझ पे ये तंजिया ड्रोन बाजी कर रही थी। मैंने आह भरी, इजमीर बट ना हुए तुम इस लायक के दुनिया के मंगेतर तुम पर फख्र करें और लड़कियां तुमसे मंगनी करने को तरसें। आगे तो पढ़ने दो यार। माहीन को खुद बुद लगी थी जो सिर्फ आपके लिए धड़कता है, और वो है आपका अपना दिल। लो जी, पहले सब हैरान हुई और फाइका शुश्तर, उसका दिल था गुब्बारा नहीं, वरना ठा की आवाज तो जरूर ही आती। सबसे ऊंचा खहका मेरा ही था। देखा, ये होते हैं मंगेतर ना, वो शायद कुछ गलत मैसेज आ गया है। फाइका बेचारी के गुब्बारे में से हवा निकल गई थी। गौर से दोबारा पढ़ने लगी। हाँ, गौर से पढ़ लो। मेरे ख्याल में किसी दिल के डॉक्टर ने अपनी नई तहकीक अरसाल की है तुम्हें। मैंने बातें फैलाई तो वो खफा होके उठ गई। दफा दूर, तुम लोग तो इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हें अच्छे अच्छे मैसेज पढ़ाऊं। उसके वॉक आउट करने के बाद मैं इत्मीनान की सांस भरते हुए वहीं सोफे पे लंबी लेट गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने उस नक चिड़ी को नीम चढ़ी नहीं बनाया। तेरा शुक्र कि तूने उसे कुछ मीरू जैसा मंगेतर ही अता किया है। मैंने आवाज़े बुलंद कहा तो जरमीना का फेंका हुआ कुशन मेरे मुंह पे आके लगा। ना हजास, मेरे भाई में क्या कमी है भला? कभी कभी उसका जज्बा बहन जाग उठता था। ना कोई कमी नहीं, गुस्सा, अक्खड़पन, बदलिहाजी, बद इखलाकी, बदतमीजी, बदतहजीबी। ये कौन सा पहाड़ा पड़ रही हो? मीरू की आवाज थी या बम का गोला जो ऐन सर पे आके फटा। मैं जो उंगलियों पे बद के लाहिके वाली सारी बद आदात उसमें ठूंसने वाली थी, बिदा के रह गई। बिदक के उठी। वो रमजान शरीफ आने वाला है तो मैं इन सब को समझा रही थी कि हमें अपनी बदतमीजी, बदतहजीबी, बदलिहाजी और बद इखलाकी को पसे पुश डालकर अपने बेहतरीन मुसलमान होने का सबूत देना चाहिए। उसने लम्हा भर को मुझे घूरा। कहीं हमारी बातें सुन ना चुका हो। वेरी गुड, तो फिर अपनी सारी बद आदात को जरा अपनी पुश्त पे उठाओ और किचन में जाकर 4 कप चाय और कुछ स्नैक्स तैयार करो। जरा तुम्हारी मुसलमानियत भी खुल के सामने आए। वो इत्मीनान से बोला तो उन खबीसनियों की दबी दबी हंसी से अपना दिल जलाते हुए मैं किचन की तरफ बढ़ गई। पता नहीं खुदा किन गंजों को नाखून, मेरा मतलब है किन लड़कियों को अच्छे मंगेतर देता है। मेरा दिल दुख रहा था। आई लव यू, आई वॉन्ट यू, आई लाइक यू, आई मिस यू। हाय, मैं तो हार्ट अटैक की तैयारी में थी। आगे बढ़ो यार। और आगे लिखा था, ये सब फेल हाल जारी की मिसालें हैं। सब मैसेज पढ़ के मलामती बल्कि हमदर्दाना नजरों से फाइका को देख रही थी। इमरान अब्बास के मैसेज की पहली रोमांटिक लाइन पढ़ के ही जो अंधों की तरह भागते हुए हम पर रोब जमाने आई थी, लानत है यार, वो अब बिना हवा का गुब्बारा थी। अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरी लाज रखी, वरना ये लड़की तो मेरा दिल जला डालने में कोई कसर ना उठा रखती। मैंने फौरन दोनों हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया। तुम्हारी ही बद्दुआएं लगी हैं मुझे। वो मुझ पे घुराई। मैं कहाँ की पहुंची हुई हूँ? ये तुम्हारी करनियां ही आगे आई हैं। याद है ना कैसे रोमांटिक शेर ईद पे लिखे थे तुम लोगों ने मीरू के कार्ड में? मैंने भी चमक कर कहा तो जरमीना हंसी। फिर ईद आ रही है, मेरी खिदमत हाजिर है। दूर फटे मुंह मैंने उसे हाथ दिखाया और अपने मुसम्मम इरादे का इजहार भी किया। इस बार मैं अपने हाथों से इजमीर बट को कार्ड लिखूंगी, देखना कैसा मुतासिर होगा वो।
क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, माहीन पढ़ाकू किताब का सफा उलटते हुए बुड़बुड़ाई। वो तो मैंने पिद्दी देखी हुई नहीं थी, वरना उसे मजा चकाती। सो मैंने उसे नजरअंदाज करना ही मुनासिब समझा। इमला की गलतियां निकाल के वापस ना थमाया उसने कार्ड तो मेरा नाम बदल देना। जरबीना ने मुंह पे हाथ फेरा। फप्पे कुटनी, रखूंगी तुम्हारा नाम। मैंने भी दांत पीसे। फाइका भी अपने मुस्तकबिल से काफी मायूस दिखाई दे रही थी। नाहक इस मंगनी के बखेड़े में पड़ी। जलील मारियो ने रोमांटिक दिनों के ख्वाब दिखा दिखा कर मुझसे हमायूं सईद के ख्वाब भी छीन लिए। खुद ही तू इम्मो जान के पीछे मरी जा रही थी, अब भुगतो। जरमीना ने तंज किया तो मैं उछली। हैं? ये कब का वाकया है? कब की उसने ये जलील हरकत? कौन सी हरकत? मेरे भड़कने पर जरमीना गड़बड़ा गई। यही इमरान के पीछे मरी जाने वाली? पिछली गर्मियों की बात होगी, तभी इसे शौक हो रहा था नॉर्दर्न एरियाज जाने का। मरी जाने का भी प्रोग्राम तभी बनाया होगा। या अल्लाह, फाइका ने सर थामा। अब शर्मिंदा होने से क्या फायदा? जब भागने के मंसूबे बना रही थी तब क्यों नहीं सोचा? मेरे अंदर तो दादों की जाहो जलाल वाली रूह घुस गई थी। अरी और गैरत की पोटली मरी इस्लामाबाद नहीं जा रही थी, इमरान के पीछे मर रही थी। जरमीना ने हाथ जोड़ते हुए जोर से कहा तो मैं खिसियानी हो गई। तो यूं कहो ना। फिर मुदब्बराना अंदाज में फाइका को मशवरा दिया। और भला पीछे क्यों मरना, उसके सामने मरो ताकि उसे कुछ खबर भी हो। फाइका ने जवाबन अपने लंबे नाखून दिखाए तो मुझे दुबकना पड़ा। हम सब शाम को लॉन में बैठे थे। गर्मी फिर आ रही है यार, और मेरा तो गर्मियों में काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। फाइका उकता कर बोली। तो सर्दियों में तुम कौन सा अपने हुनर दिखा के गोल्ड मेडल्स इकट्ठे कर लेती हो? डाइजेस्ट में सर दिए बैठी जरमीना ने तंज किया। उसी वक्त गली में आइसक्रीम वाले ने म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। हाय आइसक्रीम! मेरे मुंह में पानी भर आया। गली में से लोगी? मीरू ने देख लिया तो तुम्हारा गला दबा देगा, जरमीना ने डराया। अभी तो चाय पी के बैठी हो न दीदी। फाइका ने भी मुझे घूरा, मगर मैं भाग के अंदर से पैसे ले आई। कौन कौन खाएगा? तुम ही खाओ, कौन भी और आइसक्रीम भी। हमने तो अभी चाय पी है। उन सब ने इनकार कर दिया। चाय तो मैंने भी पी थी, मगर ये कमबख्त आइसक्रीम कंट्रोल नहीं होता खुद पे। मैंने गेट वाकर के झांका। खुद मत जाना, भाई को बताऊंगी। जरमीना अंदर से पक्की नन थी। सामने बॉबी साहब आंखें घुमाते बच्चों पर रौब जमाते हुए दिखाई दिए तो उसे बुलाया। क्या है जी? मुझे इशारे कर रही थी। ग्रामर देखे जरा। जी चाहा घुमा के चमाट लगाऊं, मगर फिलहाल तो मस्का लगाने का टाइम था। एक चौक बार मंगवानी थी। अच्छा, उसकी बांचे के लिए? ऐसा करो, मेरे लिए तो सिर्फ चौक बार ही लाना और एक आइसक्रीम तुम भी ले लेना। मैंने उसे पैसे थमा दिए और अंदर आ गई। थोड़ी देर के बाद वो चौक बार का रैपर उतारते हुए अंदर आया। हम सब उसे देखने लगे। मेरी आइसक्रीम? मैंने उसे घूरा। उसने दांत निकालते हुए बकिया रकम मेरे हाथ में थमाई। चौक बार एक ही थी उसके पास जी। इत्मीनान से कहकर बॉबी साहब बड़े स्टाइल से चौक बार खाते हुए गेट से बाहर निकल गए, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब में से किसके बाल नोचूं। सभी कमीनियां हंस रही थी। हमारे हमसाए तो वाकई हम साए बन गए थे। दादों के सर की मालिश करते हुए मैं सख्त गुस्से का शिकार थी। फाइका, मीना और माहीन भी मौजूद थीं। नवीन और जरीन के इम्तिहानात हो रहे थे, इसीलिए वो मौजूद न थी। एक तो दादों ने हमसाइयों से हमदर्दी करके हमारी जान मुश्किल में डाल दी है। मरने के बाद जन्नत मिले न मिले, ये वक्त से पहले हमें जन्नत रसीद कर देंगे। और नहीं तो क्या, इतनी मुश्किल से उनकी सब्जियां निकलवाई हैं मैंने फ्रीजर में से। फाइका ने झुरझुरी ली। छोड़ो इन लोगों को, तुम सुनाओ, इमरान का कोई नया मैसेज नहीं आया? जरमीना को खुद बुद्ध लगी थी। आया भी हो तो अब ये लीक आउट नहीं करने वाली, मैंने हंसी रोकने का तकल्लुफ किए बगैर कहा और दादों के सर की मालिश खत्म करते हुए तेल की शीशी बंद करने लगी। तुम तो बस जलो और जलती ही रहो। मिल गया ना तुम्हें सड़ा भूसा इजमीर बट।
सारी उम्र उसकी घूरियां और घिड़कियां सुनते सुनते मर जाना। फाइका ने मुझे कोसने दिए। ज़रमीना ने हम दोनों को देखते हुए दादो की तरफ इशारा किया, जो अब तकिए से टेक लगाए ऊँग रही थी। इधर मतला साफ है, मैंने लापरवाही से कहा। अभी तक ऊंचा सुन रही हैं बेचारी दादो। देखो, टेप में कैसेट चल रही है मगर आवाज नहीं आ रही, लेकिन उन्हें पता ही नहीं। और तुम? मैं बाजू चढ़ाते हुए फाइका की तरफ पलटी। तुम्हें कौन सा इज़मीर बट से अच्छा मिल गया है? मुझे तो चलो दादो ने फंसा दिया, मगर तुम्हारा तो नैन में टक्का था। अब भुगतो। मैसेज फॉरवर्ड करने वाले को कभी जो खुद से कोई मैसेज भेजा हो, फिट्टे मुंह। फाइका का तो दिल जल के रह गया, मगर मेरी तसल्ली हो गई। कमीनियों, तुम दोनों मुसलसल मेरे भाई को कोस रही हो। ज़रमीना को ख्याल आ ही गया था, तो और क्या करूं? मेरे तो सारे गर्मा गर्म जज्बात पर तुम्हारे भाई ने बेएतनाई का ठंडा पानी डाल दिया है। हाय, समातें तरस के रह गई हैं कोई रोमांटिक डायलॉग सुनने को। पता नहीं किस फराज की बेहुरमती कर दी मैंने दुपट्टे से नाक पूंछी और जवाबन ज़रमीना का जोरदार झापड़ खाया कि वो दुपट्टा उसका था। जैसी हरकतें तुमने की हैं वो दिल में उतरने वाली नहीं हैं, दिल साड़ के सवा करने वाली हैं। ख़वातीन शुआ पढ़ के भी हीरो के दिल में उतरना ना आया तुझे रवेहा गुल, तुफ है तुझ पे। ज़रमीना जली बैठी थी। माय ड्यूब मीना बीबी, इन डाइजेस्टों के हीरोज इज़मीर बट जैसे अक्खड़ और बेदिल नहीं होते। मैंने नाराजगी दिखाई। पता ही कर लो यार, कहीं और इंटरेस्टेड ना हो मीरू। फाइका को अंधे की तरह काफी दूर की सूझी थी। वाकई रवि, जिन लड़कों की मंगेतरें आम से शक्ल सूरत वाली होती हैं वो अमूमन किसी और से अफेयर चला लेते हैं। माहीन ने मुतफक्कराना तज्जिया किया और मुझसे जोरदार धमुका खाया। ये आम से शक्ल सूरत वाली किसे कहा है तुमने? मैं गुर्राई। वैसे रवि, तुम्हें भाई पे चेक लाजमी रखना चाहिए। हो सकता है वो कभी बाहर से रात गए लौटे तो शर्ट पे कोई बाल या लिपस्टिक का निशान। अब ज़रमीना ने तो चाहे शरारत की हो, मगर मेरे दिल में तो उसकी बातें खुबसी गई। रात सब सोने चली गई, मगर मैं टॉक शो में चंद फुसफुसे सियासतदानों पर नजरें जमाए इंतहाई दिलचस्पी और इन्हमाक जाहिर करते हुए बैठी रही। बजा जी बिल्कुल इज़मीर बट का इंतजार। तीनों लड़के घर आ चुके थे। इज़मीर बट के बारे में पता चला कि वो अपने किसी दोस्त की अयादत के लिए अस्पताल गया हुआ है और थोड़ा लेट आएगा। मुझे लफ्ज़ दोस्त में से एक गर्लफ्रेंड की बू आई। अब मैं इज़मीर बट की शर्ट पर से बाल और लिपस्टिक का दाग देखने को बैठी थी। आंखें नींद से बोझल होने लगी। सियासतदानों की मक्काराना शक्लें देख देख कर दिल दब गया। तब कहीं जाके डोरबेल बजी। मैंने गेट की तरफ दौड़ लगाई। दूसरी बार बेल करने पर कोई और दरवाजा खोलने आ सकता था। नतीजतन मैंने गेट खोला तो मेरी सांस फूल रही थी। वो मोटरसाइकिल पर था। अंदर आया। मैं गेट बंद करके पलटी। तुम क्या मैराथन जीत के आ रही हो? उसका इशारा मेरी फूली हुई सांस की तरफ था। नहीं, ऐसे ही दौड़ के आई हूं ना, इसलिए। मैं सटपटाई। आराम से आके भी गेट खोला जा सकता था। मैं कौन सा वापस चला जाता? वो अंदर की तरफ बढ़ा तो मेरी जबान फिसली। मैंने सोचा कोई और ना आ जाए गेट खोलने। वो रुका। मेरी धड़कन भी रुक सी गई। सियाह ज़ेरक नजरें मेरे चेहरे पर थीं। मैंने थूक निकला। वो मेरा मतलब है कि सब सो रहे हैं। तुम बार बार बेल करते तो सब डिस्टर्ब होते। मैं तो जाग ही रही थी ना। तुम क्यों जाग रही थी? तुम्हारे लिए। दूसरी स्लिप। मगर साथ ही मेरी जबान चल पड़ी। मतलब ये कि सोचा तुम्हें भूख न लगी हो, खाना गर्म कर दूंगी। वो मुझे हल्का सा घूर के अंदर दाखिल हो गया। मैं कॉरिडोर के दरवाजे की चिटकनी लगाकर गहरी सांस भरते हुए उसके पीछे लाउंज में आई। उस सोफे पर बैठा, टेक लगाए, टांगे फैलाए, आंखें मूंदे, बिल्कुल पुरसकून हालत में। मेरा दिल बिल्लियों उछला। मौका अच्छा था बाल और लिपस्टिक का दाग चेक करने का। मैं दबे पांव आगे बढ़ी और सोफे के पीछे खड़ी होकर बगौर उसकी शर्ट को देखा, मगर कोई नस्वानी बाल या लिपस्टिक का दाग नजर नहीं आया।
उसने एकदम से आंखें खोल दी। तुम क्या वजीफे कर रही हो खड़ी होके? वो मैं बाहर देख रही थी। अब और क्या कहती? मैं तो डूब मरने को थी। वो हैरान सा उठ खड़ा हुआ। बाल? हाँ, वो बाल, तुम्हारे बाल किस कदर चमकीले और खूबसूरत हैं। मेरे बाल रूखे हो रहे हैं, सोचा तुमसे पूछूं कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हो। मेरी जबान फर्राटे से चली और रुकी तब जब इजमीर बट को खुद से फकत 2 कदम के फासले पर पाया। खैर, रूखे तो नहीं, बहुत शाइन है तुम्हारे बालों में, और अगर थोड़े से लंबे हो जाएं तो ज्यादा खूबसूरत लगें। इतना नरम लहजा। वो यकीनन मेरे बालों का जायजा ले रहा था। या अल्लाह, अगर ये मेरे सामने खड़ा ना होता तो अपनी उंगली को काट कर देख लेती। कहीं ख्वाब तो नहीं। मैं हैरान थी। ऐ काश फाइका या जरमीना की आंख ही खुल जाए और वो भी बट हाउस का ये तारीखी रोमांटिक सीन देख लें। मेरे दिल से दुआ निकली। रवि, रवि, यहाँ क्यों बुत बन के खड़ी हो? ये आवाज तो फाइका की थी। तो क्या वाकई वो जाग गई थी? मैंने गड़बड़ा कर उसे देखा, फिर इधर उधर घूम कर देखा, मगर मीरू गायब था। वो किधर गया? वो कौन? फाइका ने मशकूक अंदाज में मुझे देखा। अभी यहाँ मीरू खड़ा था। हम दोनों रोमांटिक गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने एहतजाज किया। नींद में हो शायद। मीरू और रोमांस, मतलब मुत्तज़ाद अल्फाज। वो इत्मीनान से बोली तो मुझे भी शक होने लगा। वो गया कहाँ? आया भी था या मैं ख्वाब देख रही थी? गहरी सांस भरते हुए मैं फाइका के साथ चल दी, मगर दिल वाली जगह कुछ खाली खाली सी महसूस हो रही थी। दादो बेचारी पूरा हफ्ता मजीद ऊंचा सुनती रहीं, बल्कि सुनती कुछ और समझती कुछ रहीं। बिना आवाज के उनका टेप रिकॉर्डर ऑन रहता। वो बेचारी समझती कुछ न कुछ लगा हुआ है। अलबत्ता हमें वहां बैठ के लड़ने और अपने दिल के फफूले फोड़ने का मौका खूब मिला हुआ था, जो आम हालात में दादो के इतने करीब बैठकर मुमकिन न था। दादो ने खिदमत खल्क का अजीम मुजाहरा इस सूरत किया कि बॉबी साहब को इंग्लिश पढ़ाने की जिम्मेदारी अपनी फरफर अंग्रेजी बोलने वाली पोती फाइका के जिम्मे लगा दी। और अब बॉबी मियाँ दादो के कमरे में मौजूद थे। मैं तो उस दिन वाले चौक बार का किस्सा ही ना भूली थी। अब फाइका भी उसे कीना तोज नजरों से देख रही थी। कुछ आता भी है कि ऐसे ही मुंह उठा के आ गए हो? फाइका ने उस्तानियों वाला रोब दिखाया। वही दादो के ऊंचा सुनने का फायदा। किताब भी उठा के लाया हूं जी। बॉबी साहब डेलों को इधर उधर घुमाते हुए पुरएतमाद थे। ये किताब खोलकर फरफर पढ़ने लगे। ये देखें, दिस इज ए नोटी बुक, दिस इज ए हाजी बिल्डिंग, दिस इज ए मज। ये क्या है? ये सब किधर लिखा है? फाइका शुश्तर। हम बॉबी साहब के इंग्लिश दानी पे परेशान। ये देखें जी। उसने फातिहाना अंदाज में किताब थमाई। दिस इज ए नोटबुक, दिस इज हैवी बिल्डिंग, दिस इज अ मग। फाइका ने ऊंची आवाज में पढ़ा, फिर दांत पीस कर बॉबी से कहा, तुम फेल हो मुकम्मल। नहीं बाजी, मैं भी सोच रहा था कि मज लिखा हुआ है तो तस्वीर क्यों मग की दी हुई है। वो तफक्कुर से बोला, यानी वो शक का फायदा चाह रहा था। दादू ने ताकीद की, ठीक पढ़ाई कराना इसे, बड़े दिल से आया है पढ़ने। फाइका ने आह भरी, काश पूरे दिमाग से आया होता, मगर अब दादू ने कह दिया था तो फाइका बीबी ही बॉबी की उस्तानी ठहरी। तुम कोई काम क्यों नहीं सीख लेते? फाइका ने दबी आवाज में मशवरा दिया तो वो बेनियाजी से बोला, अब्बे ने दर्जियों वाले काम पे डाला था जी, पर दर्जी साहब कहने लगे कि लोगों ने जिग जैग सिलाइयां नहीं लगवानी। फिर मैं घर आ गया। उसकी मुतहर्रिक आंखें देखकर और उसकी बात सुनकर हमारी हंसी निकल गई और बॉबी साहब इस हंसी को अपनी ट्यूशन समझ बैठे। हस्बे आदत हम तीनों दादो के कमरे में थीं। बिना आवाज के टेप रिकॉर्डर की फिरकियां घूम रही थीं। दादो मीरू के साथ डॉक्टर के पास गई थी। उफ, रात क्या सीन हुआ लाउंज में। मैंने आह भरी। मैंने भी चूहा देखा था वहां। कोई पिंजरा रखो रात वहां। मीना को याद आया। रोमांटिक सीन था, रोमांटिक। मैंने उसे दांत पीसते हुए घूरा। चूहिया भी साथ थी। वो हैरान हुई। खबीस लड़की, पूरी बात तो सुन लो।
میں اور میرو تھے لاؤنج میں تنہا. میرا لہجہ آخر میں خوابناک ہو گیا. چل نہیں. دونوں کو یقین نہ آیا. رات میں لاؤنج میں گئی تب بھی اکیلی کھڑی ایسی ہی بہکی باتیں کر رہی تھی. فائقہ کو یاد آیا. خود ہی تو کہا تھا کہ میرو کی شرٹ پر کسی لڑکی کے بال اور لپسٹک کے نشان دیکھنا. وہی دیکھنے کو رات میں وہاں تھی. ہائے میں شرمائی. یا اللہ کس قدر بے حیا لڑکی ہے, کیسے تیتا تلیری سے رومانس کے قصے سنا رہی ہے. فائقہ نے انگلی دانتوں تلے دبائے. آگے کیا ہوا؟ زرمینہ بے تاب ہوئی. میں نے اسے گھورا. ابھی پیچھے کا میں نے کب بتایا ہے؟ اب بک بھی چکو. وہ آگے آیا, میرے قریب ہوا اور بولا. میں نے ڈرامائی انداز میں کہنا شروع کیا تو فائقہ نے لقمہ دیا. تم اچھا سا ٹوتھ پیسٹ کیوں استعمال نہیں کرتی؟ یہ عمران عباس نے تمہارے خواب میں آ کر کہا ہوگا. میں جل بھن کے بولی. وہ دانت دکھانے لگی. اب بتا بھی دو یار. زرمینہ بیزار ہونے لگی. مگر اسی وقت دادو اور میرو لوٹ آئے تو ہمیں بھی اپنے جامے میں آنا پڑا. اللہ کا شکر ہے اب تو سب ٹھیک سنائی دے رہا ہے. دادو خوش تھی. مبارک ہو دادو جان, ہم تینوں نے یک زبان ہو کر کہا. خیر مبارک. میں تو ترس کے رہ گئی تھی اپنی پوتیوں کی آواز سننے کو. وہ ٹیپ ریکارڈر چیک کرنے لگی. اسے ایسے ہی چلا رکھا ہے, آواز تو آ نہیں رہی. میرو نے ہنس کر کہا تو دادو مزے سے بولی. میری بچیاں روز آ کے میرے پاس بیٹھتی تھی, مجھ سے باتیں کرتی تھی. میں نے سوچا ان کی باتیں روز ریکارڈ کر لیا کروں. جب کان ٹھیک ہوں گے پھر ان کی یہ میٹھی میٹھی باتیں سنوں گی. آؤ میرو تم بھی بیٹھو. یہ دادو کی محبت تھی یا چالاکی, ہماری سمجھ میں نہیں آیا. مگر کانوں میں سائیں سائیں کی آواز کیسے آتی ہے یہ ہمیں تب پتہ چلا. اور پھر کیا ہی, نسیم حمید تیز بھاگی ہوگی جتنی تیزی سے ہم تینوں وہاں سے بھاگی. اب دادو اور میرو نے پتہ نہیں ہماری کون کون سی باتیں سنی یا نہیں سنی. فی الحال تو میں میرو کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی تھی. قارئین, خدا کسی کی دادی کو اونچا نہ سنوائے, اور اگر سنوائے تو پلیز انہیں کوئی بھی ٹیپ ریکارڈر نہ دلوائے. So, میرے عزیز listeners, that was the end of episode 12. Hope that you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.